पर कानून का हंटर चलने लगा है। जिन्होंने नागपुर को जलाया उन पर अब एक्शन शुरू हो गया है। हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान, जिसने दंगाइयों को उकसाया, उसे पुलिस ने दबोच लिया, लेकिन अभी तक की जांच बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। जिस तरह दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, ठीक उसी तरह था जैसे पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी। अब सवाल यह है कि पत्थरबाजी के लिए ऑर्डर आखिर आया कहां से? क्या दंगे की साजिश पहले ही रची गई थी? अगर हां, तो इसके पीछे कौन है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने इस घटना को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। नागपुर को किसने जलाया? पत्थरबाजी का ऑर्डर कहां से आया? दंगाइयों को किसने उकसाया? नागपुर में हिंसा, आगजनी, बवाल किसने कराया? इन सवालों का जवाब सुरक्षा एजेंसियां तलाश रही हैं। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन नागपुर में पत्थरबाजी की जो तस्वीरें सामने आई, वो बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। नागपुर में ठीक उसी तरह पत्थरबाजी हुई जैसे धारा 370 हटने से पहले कश्मीर में होती थी। दंगाइयों ने उसी तरह पुलिस पर पत्थर बरसाए जैसे कश्मीर में पत्थरबाज चलाते थे। चेहरे पर नकाब पहनकर, चेहरा ढककर पुलिस को घेरकर दंगाइयों ने नागपुर में कोहराम मचा दिया। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, इसमें वो पैटर्न कौन सा है वो में हम लोग देख रहे हैं, परंतु जो पथराव तो हुआ ही है, जो कि वहाँ पे थे पत्थर, और किस तरह से पत्थर वहाँ पे पहले तो नहीं रखे हुए थे, ये भी एक इशू है। परंतु वहाँ के जो दिखाई दिया वो पत्थरों को हमने जब स्टडी किया तो वहीं के ही वो पत्थर जो है कंस्ट्रक्शन का हो या वो हो, वहीं के पत्थर उसमें यूज़ किए गए हैं, या जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, वो भी वहीं के। नागपुर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन जांच का दायरा अब बड़ा होता जा रहा है। नागपुर में पत्थरबाजी का पैटर्न और जांच में आ रहे तथ्यों को देखते हुए नागपुर हिंसा की जांच की कमान अब एनआईए को सौंपी जा सकती है। एनआईए दंगाइयों की पूरी कुंडली खंगाल सकती है। अगर इन्होंने कॉन्स्पायर करके एक जगह पे आए और सुबह के इंसिडेंट के बाद में फिर ये लोग सब मिले हैं, तो वही जैसे मैंने बताया कि इसमें जो लिंक है, कैसे इन्फॉर्मेशन गई, अगर ये बाहर से लोग आए हैं, वही चीज़ हम देख रहे हैं। इसमें कुछ है, इसमें जो एंगल इस तरह का नज़र आ रहा है, जो कि मैं अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकता, बट वो एंगल एस्टेब्लिश इसमें हो रहा है और वो हम लोग कर रहे हैं। अभी तक की जांच भी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। हालांकि इस बीच पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसका नाम है फहीम खान। दावा है कि फहीम खान ने लोगों को भड़काया और करीब 500 लोगों को पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा किया। नागपुर पुलिस का दावा है कि फहीम के भाषण के बाद ही नागपुर में हिंसा भड़की थी। हिंसा का मुख्य आरोपी होने की वजह से उसका नाम एफआईआर में भी नामजद है। नागपुर पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। दंगे का ऑर्डर कहां से आया, इसकी जानकारी जुटा रही है। साजिश के तार कहां तक हैं, इसका पता लगा रही है। लेकिन इस बीच एफआईआर में नागपुर हिंसा को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। एफआईआर के मुताबिक भीड़ ने भड़काऊ नारे लगाए और झूठी अफवाहें फैलाते हुए कहा, हम पुलिस को अब दिखा देंगे। भीड़ ने पुलिस पर घातक हथियारों से हमला किया, उन पर पत्थर और यहां तक कि पेट्रोल बम फेंके ताकि ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को मार डाला जाए। उपद्रवियों ने यौन हिंसा की भी कोशिश की। एक महिला पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया गया। भीड़ ने उसे अनुचित तरीके से छुआ, उसकी वर्दी उतारने की कोशिश की और अश्लील टिप्पणियां तक की। हमारा तपास चालू है, इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में हमने 50 लोगों को ताबे में लिया है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की 10 टीम हमारी काम कर रही है। नागपुर हिंसा की जांच पड़ताल जारी है, लेकिन अब तक की जांच में हुए खुलासों से साफ है कि दंगाइयों ने नागपुर को जलाने की साजिश पहले से ही रची हुई थी। ये हिंसा सुनियोजित थी, लेकिन सवाल है कि साजिश के तार कहां से जुड़े? क्या सरहद पार से दंगे के लिए ऑर्डर आया? किसने पत्थरबाजी और हिंसा के लिए उकसाया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विश्वास पाठक मेरे साथ मौजूद हैं, जगदीश शर्मा नेता कांग्रेस मेरे साथ मौजूद होंगे, संजय सहाय पूर्व आईपीएस मेरे साथ होंगे, हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार होंगे और एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जो कि इस्लामिक स्कॉलर भी हैं वो मेरे साथ बनेंगे। तमाम सारी बातों के बीच चर्चा इस बात को लेकर भी करना जरूरी है कि आखिर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और बार बार ये क्यों होता है। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, कैसे देखें नागपुर की इस घटना को, कैसे देखें? कल देर रात 2:30 बजे भी इस पर कोर्ट बैठी और लंबी जिरहस पर चली। तमाम जो आरोपी थे उन्हें हिरासत में भेज दिया, लेकिन इस पूरे मामले को कैसे देखें, कैसे समझें? नागपुर में हुआ, कल कहीं और हुआ था, आगे कहीं और हो जाएगा। इस रात की कोई सुबह है क्या? रात की सुबह दिखती नहीं, सुबह नहीं हो ऐसा यत्न हो रहा है। मनोज जी एक बात समझे, और बुनियादी सवाल थोड़े उठते हैं यहाँ, और वो ये कि और कहीं नहीं और नागपुर में ही क्यों? ये बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि नागपुर में ही क्यों विघटनकारी तत्व रास्ते पर उतर आए। कश्मीर की तरह पथराव होता है पूर्व नियोजित ढंग से, क्योंकि पथराव या कश्मीर की तरह पथराव तभी होता है जब पूर्व नियोजित ढंग से किया गया। मगर मेरा बुनियादी सवाल जो है वो नागपुर ही क्यों? सर एक देखिए आप, शाहीन बाग 2 करने का यत्न दिल्ली में हो रहा है, मंसूबा पार नहीं हो रहा। अयोध्या में बहुत कुछ करने का प्रयत्न हुआ नहीं। तीसरी तरफ आपने देखा अभी अभी कुंभ के अंदर जो अविस्मरणीय दृश्य हमने देखे, 67 करोड़ लोग, 67 करोड़ भारतवासी जब कुंभ में इकट्ठे हुए नीचे करो, तो काफी लोगों के दिल के अंदर एक अफसोस सा छा गया कि अब तो इन्हें हम बांटेंगे कैसे। तो ये जो विघटनकारी तत्व है, अभी पुलिस तो अपना काम करेगी, अगर सवाल यहाँ ये उठता है कि ये घटना नागपुर में ही क्यों घटी, और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि पहली फर्स्ट टाइम इन द इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री भारत के प्रधानमंत्री संघ के मुख्यालय जाएंगे 30 मार्च को। अभी यह पहली बार ही हो रहा है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड हु इज अ थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लोगों के मतों से चुन के आए और वो हेडगेवार भवन जाएंगे, संघ के सह कार्यवाहक से बात करेंगे, संघ संचालक से बात करेंगे। तो ये काफी लोग हैं जिनको ये सहन नहीं होता। और आज जो वैश्विक परिस्थितियां चल रही है, आपके रिपोर्ट ने एक इशारा किया कि सरहद पार की बात है। अरे भैया सरहद पार की बात छोड़ो, हमारे पूर्व में पश्चिम में हर तरह चारों तरफ जो वहाबी इस्लामिक आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, और ये कट्टर इस्लामिक विचारधारा कहां से आती है? ये तो हमारे देश में ही है सर, ये देवबंद और तबलीगी जमात। आप उसको क्यों भूल जाते हैं? ये बड़ा सवाल है। संजय सहाय साहब मेरे साथ मौजूद हैं। संजय सहाय साहब, कश्मीर में तो पत्थरबाजी रुक गई और बार बार सरकार दावा भी करती है कि साहब कश्मीर में देखिए अब कोई पत्थरबाजी नहीं होती, लेकिन कश्मीर में रुकने के साथ साथ तमाम दूसरे जगह पत्थरबाजी हो रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भी ऐसी भड़काऊ स्थिति थी, वहां भी दंगा भड़कने वाला था, लेकिन समय रहते वहां का पुलिस प्रशासन ने मामले को संभाल लिया। अब ये चलता रहेगा और इसके पीछे वाकई जिसका जिक्र किया जा रहा है कि क्या कोई सरहद पार की साजिश है या यही का खेला है? सर आप म्यूट पे हैं। संजय जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। संजय जी अनम्यूट कर लीजिए। जी अब जैसा आप बता रहे हैं कि कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग बंद हो गया और वास्तविकता में भी वहां स्टोन पेल्टिंग बंद हो गया, तो नागपुर में स्टोन पेल्टिंग रोकने में क्यों पुलिस असमर्थ हुई, ये पहला सवाल है। ये पुलिस का एक लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म या उनको डिलीवर करने का कैपेबिलिटी नहीं था, या इस तरीके का माहौल बनाया गया कई कारणों से। मुझे कभी कभी यह लगता है कि भारत में जितने भी दंगे हुए हैं उसमें कहीं कहीं क्या ज्यादा कुछ एक स्टेट सपोर्ट रहता है।
आप 1984 से लेके अभी तक का ले लीजिए, तो एक स्टेट सपोर्ट का एलिमेंट होता है। स्टेट सपोर्ट का मतलब एक जो है गवर्नमेंट के तरफ से हो रहा है, दैट इज नॉट स्टेट सपोर्ट। गवर्नमेंट में एक पार्टी आती है, एक पार्टी जाती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनल क्लैशेस को किसी भी तरीके से उससे फायदा उठाते हैं, जो कि पिछले 30-40 साल 50 साल से वो उठाते चले हैं, तो दे बिकम अ स्टेक होल्डर, वो एक स्टेक होल्डर हो जाते हैं। नागपुर में जैसे परिस्थिति बनी है, और ये इससे मैं सहमत नहीं हूं कि जिस तरीके से कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग होता था उसी तरीके का स्टोन पेल्टिंग नागपुर में हुआ है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। जी। जो नागपुर का स्टोन पेल्टिंग है वो बहुत ही लोकलाइज्ड है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेके है। और नागपुर पुलिस कमिश्नर ने भी बोला है कि ज्यादातर जो वहां स्टोन्स और ये वो उसी को इस्तेमाल किया गया। बाहर से भी लाए होंगे, वो नहीं बोल रहा है कि नहीं लाए होंगे, क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट हुआ बजरंग दल का और जब ये दूसरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो दोनों के बीच में गैप था, तो कहीं ना कहीं कुछ मीटिंग, कुछ सोच तो उसके पीछे गई है। नागपुर एक ऐसा जगह है, अभी हमारे पहले जो हिमांशु जी ने बात किया कि क्या पूरा माहौल है, लेकिन दूसरा माहौल और है नागपुर का। और मैं अपना करियर इनकम टैक्स में नागपुर से शुरू किया हूं, नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से। जी। तो नागपुर का दूसरा भी माहौल है कि नागपुर में दंगा हो ही नहीं सकता है, और पिछले 50-60 साल में इस तरीके का कोई भी दंगा नहीं हुआ। तो इसमें एक और कहानी जो कि पब्लिक डोमेन में है, कितना सही है कितना गलत है वो तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, कि आप जो है लोकसभा इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शन में दूसरे ही तरीके का दायरा शुरू हुआ, और उस बीच में एक पिक्चर भी आई जनवरी में, तो उसको एक दूसरे लेवल तक ले गई। अब जब पुलिस, मैं पॉलिटिकल साइड में नहीं जाऊंगा, मैं पेशेवर पुलिस अधिकारी रहा हूं और मैं अपने को उसी में रेस्ट्रिक्ट करके रखूंगा। जब पुलिस को यह सब कुछ पता था, तो इंटेलिजेंस कहां फेल किया, पुलिस रिएक्शन कहां फेल किया, और इनको नैप करने के लिए, या जब आर्सन शुरू हुआ तो उसको रोकने में इतना समय क्यों लगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपको इतना टाइम लगा ये सब चीजें करने में, तो अभी के करंट इन्वेस्टिगेशन में शायद वो नहीं बताना चाहते हैं, बताना उचित भी नहीं हो इस समय। तो ये पाकिस्तान कनेक्शन और बहुत तरह के अदर टेररिस्ट कनेक्शन, ये ऑल ऑफ अ सडन, अगर आप जो बता रहे हैं सही है, मैं वो मानने को तैयार नहीं हूं कि ये लोकलाइज से बाहर है, लेकिन अगर मैं एक तरह से देखता हूं कि ठीक है, आपने कुंभ से लेके जहां तक की भी बातें की, मान लीजिए वो है, तो पुलिस इस समय क्या कर रही थी, असेंबली इलेक्शन से अभी से लेके आगे तक वो क्या कर रही थी। तो एक और मुद्दा खड़ा होता है, अब हम क्या कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली इस देश में, कि वी आर टॉकिंग ऑफ थिंग्स। तो एक पार्टी एक तरह का बात करेगा, दूसरे पार्टी दूसरे तरह का बात करेगा, एक्शन क्या हो रहा है इसका पुलिस में सिखाया जाता है कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ, तो जो डेड बॉडी है उसको आप हटा दीजिए वहां से, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया, लोग नहीं आएंगे। ठीक है, यहां जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कैसे हुआ, जब आपके कितने 17वीं सेंचुरी से अभी तक वो कब्र तो वही है, कब्र तो नया नहीं आया है। जब कब्र नया नहीं आया है तो ये मसला कहां से शुरू हुआ। ये बड़ी चीज है। पुलिस अधिकारी के तौर पर आपने ये बताया कि विधानसभा में एक माहौल बनाने की कोशिश की, फिर लोकसभा, पहले लोकसभा, उसके बाद फिर विधानसभा, और तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जो स्थिति निर्मित हुई, उस निर्मित में जैसा कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये सोची समझी और पूर्व नियोजित साजिश है। तो आपने ठीक कहा कि अगर सोची समझी पूर्व नियोजित साजिश है, तो आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, आपके एलआईयूज क्या कर रहे थे लोकल के, क्या उनके पास इस तरह की कोई जगह नहीं थी, कोई बात नहीं थी। और उसके बाद ये कहा कि साहब छाबा मूवी आई है, उस छाबा मूवी के कारण लोगों में आक्रोश था और उस आक्रोश को भड़का दिया इस मूवी ने, तो इससे ये माहौल खराब हो गया। तो मूवी फिर क्यों ऐसी आ रही हैं, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, क्या ऐसी फिल्में जो कि समाज में वैमनस्यता फैलाएं, लोगों के गुस्सों को भड़का दें और दंगे की स्थिति आने लगी, क्या इस पर विचार विमर्श होना चाहिए कि इस तरह की फिल्में क्यों आए समाज में, जिससे लोगों में इस तरह की स्थिति क्रिएट हो। विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर राजनीति सियासत कैसी हो रही है, कुछ बयान सुन लेते हैं। बात यही है
कि पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था नहीं है, होम डिपार्टमेंट उनके हाथ बांध के रखे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथों में कानून व्यवस्था दो तो जो भी पिछले 3 सालों से आप देख रहे हो अनगिनत रेप है वगैरह, ये नहीं होता। लेकिन होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया। सरकार ने जो वक्तव्य अलग अलग नेताओं की तरफ से आते हैं, जो भड़काऊ होते हैं, उनको रोकने का काम करना चाहिए। और इस तरह से जो है महाराष्ट्र की गरिमा, मैंने कल भी कहा था, गरिमा और प्रतिमा को संभालने का काम हर किसी की जिम्मेदारी है, चाहे वो राजनेता हो या चाहे वो आम आदमी हो। तो सभी को अपनी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी पहल आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है अभी काफ़ी हद तक जो है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, लेकिन ये जो मिसक्रेंट्स है, जो ये सब उपद्रव कर रहे हैं, अभी पता चला है कि कुछ महिला पुलिसकर्मियों पर भी उन्होंने पथराव किया है, उनको भी चोट लगी है। मुझे लगता है ये महाराष्ट्र ने कभी देखा नहीं। और ये कुछ जिस तरीके से माहौल बनाने का काम कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उनको कड़ा से कड़ा जो है शासन करने का काम कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, कहाँ है उन्होंने। ये तमाम तरह के बयान लगातार निकल कर आ गए। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता विश्वास पाठक मौजूद है। विश्वास जी, क्या कहेंगे आप? कहूंगा ये पूर्व नियोजित साजिश थी। अच्छा, वो दिख रहा है और वो भी जांच का विषय, जांच में भी वही बाहर आएगा। मैं हमारे पूर्व आईपीएस संजय साहा जी से पूरा रिस्पेक्ट रखता हूँ, लेकिन पूछना चाहता हूँ कि देश में, दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसे हादसे होते ही है। उसमें हर समय पुलिस का फेल्यूर, इंटेलिजेंस, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है, लेकिन वो होने के बाद में कितनी तत्परता के साथ आप एक्शन लेते हो, इंपॉर्टेंट है। परसों जो नागपुर में हो गया, केवल 2 घंटे के अंदर पूरे दंगल कंट्रोल में आई। रात भर कॉम्बिंग ऑपरेशन हो गया, 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसको भी पकड़ लिया गया है। इसलिए एक्शन चालू हो गए, सबको बड़े सख्त रूप से पेश किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पे जो राज चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चल रहा है। वो मुख्यमंत्री भी, होम मिनिस्टर भी है, और वो जिस प्रकार से काम करते हैं वो सभी लोग देखते हैं, सभी लोग, पूरा विश्व जानता है। इसलिए उसको इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं कह सकते हैं। ये एक साजिश थी। जिस प्रकार से कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हो रहा था, उस प्रकार का ये एक साजिश दिखाई गई है। इसलिए हो सकता है कि एनआईए के माध्यम से जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है उस तरह से आपको ये दिखाई दे रही है। मैं जगदीश शर्मा जी के पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले जो कहा है और संजय जी की बात से सहमत नहीं है विश्वास जी। संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साजिश को ही पकड़ने का काम तो इंटेलिजेंस का है, और ये साजिश कब से हो रही है? देश दुनिया में ऐसी घटना क्यों होती है? देश दुनिया में ऐसी घटना क्यों होती है? लेट मी कंप्लीट. You have to ask. Please let me complete. You have to why your situation? question. You are from Please let me police. complete. Such incidences are happening all across the world. Why? I am not bothered about what is happening all across the world. We are discussing you have to be the issue in logical. Nagpur. You are IPS officer. You have to be logical, Mr. Sahai. Okay, I'll tell you logic. Okay. Yeah. Now ये कॉन्स्पिरेसी या साजिश जो बोल रही है, ये साजिश कब शुरू हुई? साजिश के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुआ है। ये हम काइट फ्लाइंग साजिश का कर रहे हैं। जब तक वो प्रूव नहीं होगा, आप खुद बोल रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, हमने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, हमने 80 लोगों को अरेस्ट किया। वो आपने जो किया बहुत अच्छा किया, बट दैट एक्शन स्टार्टेड आफ्टर द इंसिडेंट टुक प्लेस। तो साजिश को पकड़ना ही इंटेलिजेंस का काम है, और इंटेलिजेंस फेलियर का मतलब ये नहीं होता है कि इंटेलिजेंस हट गया वहां से। हमें उस समय वो इंटेलिजेंस नहीं मिला, और जो वो वीक लिंक है उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसी को इंटेलिजेंस फेलियर बोलते हैं। इंटेलिजेंस फेलियर का ये मतलब नहीं है कि इंटेलिजेंस का मशीनरी वहां से खत्म हो गया और वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। इंटेलिजेंस फेलियर में होता है अगर आपको 1000 पीसेज इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं और एक जो है वो आपको नहीं मिला उस समय। ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से क्या अफवाह चल रही है, अगर हम उसको अफवाह मानते हैं, उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसको जज करने का हमारे पास कोई भी टूल नहीं है। पुलिस में और इंटेलिजेंस में हम सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करते हैं वो एक अलग बात है। तो इंटेलिजेंस फेलियर ये नहीं है कि आपका जो है दिल्ली में कैसे हुआ था और फलाने जगह में कैसे हुआ था। अब वो आप माओगंज की बात करिए, बिहार में अररिया और आरा की बात कीजिए, वहां इंटेलिजेंस फेलियर नहीं तो क्या है? 3 ASIs मारे गए, एक माओगंज में मारा गया, एक अररिया में और एक आरा में।
जब अगर इंटेलिजेंस फेलियर अगर होता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इंटेलिजेंस मशीनरी स्ट्रांग करने की जरूरत होती है, और कितना भी अच्छा आपका इंटेलिजेंस रहे, जो इजराइल में भी हमने देख लिया, कितना भी अच्छा इंटेलिजेंस रहे उसको भी भेदने वाले लोग होते हैं। जहां तक आपकी साजिश की अलग बात हुई कि इतने लोग जो हैं वो साजिश कर रहे हैं और ये हो रहा है, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। आपके पास सीसीटीवी कैमरास है, सीसीटीवी कैमरास 80 लोग आप पकड़े हैं, उस 80 लोग में कितने टेररिस्ट हैं, कितने टेररिस्ट नहीं है, लोकल है, बाहर है, किससे लिंक्स है। तो हमें जो है, अब हिंदी में मुझे नहीं पता क्या बोलते, ग्रैनुलर डिटेल्स, हमें ग्रैनुलरिटी में हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हम जेनरिक बातें करते रहेंगे, तब तक हम जो है बुलसाई, हम प्रिसिशन से चीज को हम टैकल नहीं कर पाएंगे। ये मेरा बताने का मतलब, सतही जानकारी जब तक नहीं होगी, और आपने ठीक कहा, वहां पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, और अगर जैसा फहीम ने भी कहा 500 लोग, करीब 500 लोग थे जिन लोगों ने ऐसा किया है, तो सारे लोग चिन्हित हो चुके तो पता चल जाएगा कि कौन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, कौन हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है, कौन नागपुर से जुड़ा हुआ है, और वस्तु स्थिति पता भी चल जाएगी। देखिए, जब इस तरह की चीजें होती हैं और इन्वेस्टिगेशन होता है तो उस इन्वेस्टिगेशन में बाल की खाल भी पता चल जाती है, लेकिन क्या चीजें उस तरह से बाहर आ पाती है? जगदीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। जगदीश जी, देखिए मनोज भाई, अभी भाजपा का तो खेल चल रहा है पिछले 14 साल से, ये पूरी तरह फेल है, दिखावा कर रहे हैं। जो संजय साही आईपीएस अफसर बैठे हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, नहीं कहानी पूरे देश के आईपीएस अफसरों का सम्मान करता हूँ, कहना कि उनके हाथ बांध दिए जाते हैं। इंटेलिजेंस में भी अफसर ही होते हैं, सीबीआई में भी, ईडी में भी बड़े बड़े अफसर होते हैं, सबको सब पता होता देश में चल क्या रहा है, पर कहीं लाचार और मजबूर कर दिए जाते हैं सरकार को द्वारा। मुख्यमंत्री ने आके तो क्या दिया, हम छोड़ेंगे नहीं, देख लेंगे, कर लेंगे। अरे भाई, करने से पहले क्या कर रहे थे? वो भी तो आप ही का काम था। अगर आप पहले देख लेते तो आज इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है। तो पूरे देश में हो रही है। कश्मीर में पत्थरबाजी बंद कर इन्होंने संभल में जहां जहां हिंदू मुसलमान हो रहा, पत्थरबाजी हो रही है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सरकार का फेलियर, सरकार को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका, इतने बाहुबली बड़े बड़े नेता बैठे हैं और फिर भी कहते हैं कि पाकिस्तान आके कर गया। अगर पाकिस्तान भी आके कर गया तो भी डूब के मर जाना चाहिए। जो पाकिस्तान वहां से थर थर कांपता है और वो आज आके ऐसा काम कर रहा, हमारे घर में घुस के एक काम कर रहा है, तो ये सरकार क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं गृह मंत्री, क्या कर रहे हैं उनकी आईबी, क्या कर रहे हैं उनके रो, क्या कर रहे हैं? सब मस्ती मार रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हमने भी सरकार चलाई है मन्नू भाई, इस सरकार ने अफसरों के हाथ बांध दिए हैं। हमारे अफसर इतने लाचार नहीं है और इतने कमजोर नहीं है, बस इच्छा शक्ति की बात है। इच्छा शक्ति सरकार में नहीं है। इंदिरा गांधी जैसी जो बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए थे, अब बांग्लादेशी मैडम बैठा रखी है। अरे यहाँ हिंदू मुसलमान कितने हिंदू मर गए बांग्लादेश में, जला दिए, पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने के सरकार को बेशर्मी की मोटी चमड़ी होगी इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको चुनाव लूटना है, हिंदू मुसलमान कराने इनका मकसद है। देश की समस्या, रुपया कहाँ चला गया, व्यापार कहाँ चला गया, किसान कहाँ जा रहा है, रोज पढ़ा लिखा आदमी रोजगार नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं कर पा रहा है, और ये अनपढ़ आदमी देश को चला रहे। कहने के मैं समझता हूँ देश के हालात बद से बदतर कर दिए हैं। सरकार कभी नहीं कहेगी, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी, वो तो चाहती है कि भाई से भाई लड़ता रहे, एडवोकेट शोएब सिद्दीकी मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, जब भी इस तरह की घटना होती है तो एक साजिश निकल कर आती है, उस साजिश में पता चलता है कि एक मास्टरमाइंड है, और उस मास्टरमाइंड ने या तो अफवाह फैलाई या इस तरह के हालात क्रिएट किए कि वो दंगा हो जाए, वहाँ पर 2 समुदाय के बीच दंगा हो जाए। ये दिल्ली में भी हुआ, तब भी दिखाई दिया कि किस तरीके से है, यहाँ भी हुआ, नागपुर में भी हुआ, कुछ और जगह भी दिखाई देता है। क्या मानते हैं तमाम परिस्थितियों को लेकर, अब जो बयानबाजी हो रही है उसे लेकर? देखिए मनोज भाई, ऐसा है कि जो हालात हुए हैं, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बात कही कि मनोज भाई ने बहुत अच्छी बात की, मनोज सर ने, मैं भी इनको बहुत मानता हूँ। सर देखिए मनोज भाई, 17 तारीख का मामला था, और मामला जो तो औरंगजेब पे चल रहा था, और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र होते होते ये ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड पहुंच चुका है मामला, और तरह तरह की सियासी पार्टियां भी मंजरेआम पर आने के लिए रोटियां सेकने की कोशिश कर रही हैं, और मुल्क को म्यूट हो गया आपका फोन, आपका फोन एक बार अनम्यूट कर लीजिए। शोएब भाई अनम्यूट कर लीजिए। शोएब भाई आपका फोन म्यूट हो गया, चलते चलते अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज। शोएब भाई मेरी आवाज आ रही है क्या?
लगता है उनको आवाज ही नहीं जा रही है। औरंगजेब का नाम लेते ही अचानक से वो म्यूट हो गया, अब समझ में नहीं आ गया क्या। और वो तूल ले लेता है। आ गया, देखिए अनम्यूट हो गया। गवर्नमेंट जो सर गवर्नमेंट क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वहाँ की एजेंसियां, हमारे वहाँ स्टेट की एजेंसियां हो चाहे सेंट्रल की एजेंसियां हो, इनकी जिम्मेदारियां थी कि इस तरह के मामले मंजरेआम पर ना आए। आप सब देखिए, हमने हमेशा कहा कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे शहर में कातिल ना मिलेगा। तो आखिर यह वजह हुआ क्या सर? हमेशा देखिए सर, एक चीज मनोज भाई होती है कि आग लगाने वालों के हाथ नहीं जलते हैं, हमेशा आग बुझाने वालों के हाथ जलते हैं। तो मेरी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी गुजारिश रहेगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी गुजारिश रहेगी कि निष्पक्ष जांच की जाए और जो दोषी उनको ना बख्शा जाए। लेकिन दंगा कैसे शुरू हुआ, किससे भड़काने की कोशिश करी? सर अक्सर होता है, मेरी बेटी आज बीमार थी, डॉक्टर साहब ने पूछा कि आखिर ये क्या करती है, उसको रोकिए पहले आप उसको रोज ठंडा पानी रमजान पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं और कह रहे बुखार उतर नहीं रहा है। तो मैंने बेगम से कहा कि इसको ठंडा शरबत ना पिलाओ, तब बुखार उतरेगा। तो मेरी गुजारिश है, देखिए पथे मंतर मैं मनोज भाई की बात कहने जा रहा हूँ, कांग्रेस के हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं बहुत अच्छी बात कही। तो आखिर ये दंगा भड़काने की स्थिति पैदा क्यों हुई? आखिर हिंदुस्तान में बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही, मेडिकल पे बात नहीं हो रही, पढ़ाई पे बात नहीं हो रही, अब त्योहारों पे ऐसे हो रही है। तो ये मामला बहुत संगीन है। मेरी गुजारिश है फडणवीस जी से कि इस पर निष्पक्ष जांच करें और आप एक समुदाय को टारगेट ना ले, जो भी दोषी हो उस पर निष्पक्ष जांच करके उसको सख्त सजा दी जाए और इस मुल्क की जो गंगा जमनी की तहजीब मिसाल पूरे दुनिया में दी जाती है उसको कायम किया जाए और एक समुदाय को यह ना लगे कि हमको हर मामले में टारगेट किया जाता है। और मुझे उम्मीद है आपके चैनल से, मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद है और प्रधानमंत्री से भी उम्मीद है कि इस तरह की कोई चीज नहीं होगी जो दो समुदाय टकराव हो। आप बताइए सर मनोज भाई, अभी होली अंक करीब थी, लोगों ने कितनी बातें करी और मेरे मौलाना, बड़े बड़े मौलानाओं ने नमाज का वक्त पढ़ा दिया कि मेरे हिंदू भाई की जो है होली अच्छी हो जाए। और मेरे हिंदू भाइयों ने भी जो उनकी रैली निकलती है, जो उसका वक्त उन्होंने कम कर लिया कि उनकी नमाज सही से हो जाए। तो आप इस मोहब्बत को कहां ले जाएंगे मनोज भाई? तो मेरी गुजारिश है मेरे साथ नहीं, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, बहुत सारी बातें सराहनीय भी हैं। हिमांशु जी मेरे साथ बने हुए हैं, वो कुछ कहना भी चाहते थे। लेकिन हिमांशु जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया था, तो बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर के बारे में मैं सुन रहा था, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि चले ठीक है, अगर इस देश में एक विवाद की स्थिति है हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो वहां मंदिर बन जाए, कम से कम विवाद खत्म हो जाएगा, वैमनस्यता खत्म हो जाएगी, नफरत खत्म हो जाएगी। मंदिर बन गया, उसके बाद काशी और मथुरा की बारी चलने लगी, उसके बाद फिर होली आ गया, तो होली में जो है रंग और नमाज की स्थिति क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी बात है वो खत्म नहीं हुए, तो उसके बाद औरंगजेब भाई साहब आ गए। अब औरंगजेब भाई साहब अगर चलिए उनके मजार वहां से हटा भी दी, औरंगजेब भाई साहब चले जाएंगे तो कोई और भाई साहब आ जाएंगे। मतलब ये बात खत्म होने वाली नहीं है। मैं जो कह रहा हूं कि इस रात की सुबह है नहीं, इस रात की सुबह है नहीं। उसकी वजह यह है कि हमने अपना जन्म रात में लिया था। अच्छा। और आज तक 70 सालों से हम रात में ही जीते आए। हमने एक असूल बना लिया था कि घर में जो छोटा होता है ना, वो कुछ भी करे उसे सब मंजूर है, उसको सब बख्श दिया जाएगा, क्योंकि आप बड़े हो, आपको ये भुगतना पड़ेगा। अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम से, अलग अलग चीजों से। कहीं किसी ने गंगा जमनी तहजीब कह दिया, कहीं किसी ने ये कह दिया, कहीं किसी ने वो कह दिया। आज तक जो इतिहास हमारे बच्चों को पढ़ाया गया, जो मुझे पढ़ाया गया, वो इतिहास बताता है कि औरंगजेब वो आक्रांता, वो एक आक्रांता था। उसके जैसा जहरीला शासक हमने भारतवर्ष में देखा नहीं, मुगल साम्राज्य में। तो यहां पर दिक्कत क्यों है? यहां पर ये 10%, 15% वाले छोटे भाइयों को दिक्कत क्यों है? जब उनको आज, क्योंकि देखिए देश के अंदर बहुत स्पष्ट स्थिति है। जहां कुंभ में आप 67 करोड़ लोग देखते हो, वहां दिल दहल जाता है इन लोगों का कि अरे भैया ये तो ये एक हो गए हैं। 70 साल तक आपने दादागिरी की। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, मैं पत्रकार हूं तो 70 साल तक आपने हर एक चीज की। वक्त के अंदर अपने ही भाइयों की जमीन खा ली, सब चल गया। आज जब देश की बहुमती प्रजा खड़ी होकर कहती है, उनके नेता जब कहते हैं कि हमें हमारा जो है वो तो चाहिए ही,
उसमें से हम कुछ देने को तैयार नहीं है तो तकलीफें होती हैं। तब लगता है लोगों को, अरे साहब मुझे बताइए मनोज जी, आप तो दिल्ली में बैठे, ये शाहीन बाग हुआ था तब क्या हुआ था, किसने बिरयानी खिलाई थी, रोज शाम को बिरयानी की जाफतें होती थी, कौन करवाता था वो जाफत? बंबई के अंदर, बंबई के बाजू में पालघर में जब 2 साधुओं को बूथ दिया गया था तब कहां थी इंटेलिजेंस? बात यहां पर ये आती है, जब बहुमती प्रजा को भेदभाव होता हुआ नजर आता है और 55-60 सालों तक ये नजर में आया, तो फिर उनके साथ तकलीफें शुरू होती है। ये बड़ी बात आपने कि इस बीच एक बयान आ रहा है, नागपुर से बयान आ रहा है, नागपुर हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद का बयान आया है। नागपुर दंगा पूर्व सुयोजित था, ये आलोक कुमार ने कहा है। दंगाइयों ने पहले से तैयारी की थी। आलोक कुमार ने कहा है कि हमने किसी को उकसाया नहीं है। ये तमाम सारी बातें एक बार सुनिए। हमने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये पूर्व तैयारी के साथ था, ये पूर्व नियोजित था। उसके लिए लोग बाहर से बुलाए गए थे, अन्य प्रांतों से भी बुलाए गए थे, और उनके पास में पेट्रोल बम्स वगैरह इतनी बड़ी मात्रा में जो उन्होंने फोड़े, वो तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकते थे। तो प्री मेडिटेटेड था, उसकी पहले से प्रिपरेशन थी। तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे उकसाने से हुआ, हमारे प्रदर्शन से हुआ। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वो औरंगजेब की मजार को महिमा मंडित करने के विरोध में था। उसके कारण से किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काने का सवाल नहीं है। जगदीश शर्मा जी क्या कहेंगे विश्व हिंदू परिषद के बयान पर? आलोक कुमार जी झूठ बोल रहे हैं। भाई तुमने जाके वहां प्रदर्शन करा, मुसलमान भाइयों की कोई हरा कपड़ा सा लिखा था जो उनके भगवान को मानता, अल्लाह को मानता, उसको जलाया। तो भाई दंगा तो सारा झूठ है ये। आलोक जी, यही अफवाह थी। सरकार का फेलियर था, सरकार को, मुख्यमंत्री को यही झूठ इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि वो बाहर से बुलाए गए, बाहर से कृत्य करे। तो सरकार की, मैं फिर अफसर हमारे साहे साहब बैठे हैं, ये भी समझ रहे होंगे, पूरा सीधा सरकार का ही फेलियर है, क्योंकि इंटेलिजेंस फेल होगी। इंटेलिजेंस को भी पता होगा, पर ये तो प्रायोजित कार्यक्रम था और सरकार के द्वारा करवाया हुआ था। भाई किसी के घर में जाके पत्थर मारोगे, ईंट मारोगे, क्या वो चुप बैठेगा? मैं तो आलोक जी कहता हूँ, मैं आपको गाली दूंगा तो आप भी मुझे 2 गाली देंगे। ये तो भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। विश्वास पाठक, औरंगजेब पता नहीं कौन था, क्या नहीं करा। देखिए यही दंगल का कारण था। भाई फाहिम खान ने ये झूठ अफवाह फैलाई, कोई हरा कपड़ा था उसको जलाया, वही जांच का विषय है। समस्या नहीं है। ये पूर्व नियोजित दंगल इसलिए है, मैं नागपुर से हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस इलाका में कभी दंगल नहीं हुई। कैसा नहीं था, इन्होंने बाहर के लोग लाए थे, अचानक क्या हो गया? आज 51 में से 24 लोग ये बाहर से आए, सिद्ध हो गया है। गंदे काम करा तो उनका आधार कार्ड और एड्रेस मिल गया है। में चला गया। इन्होंने पत्थर लाई थी, अब तो आरएसएस क्या कुछ लोग कह रहे हैं, चक्कू छुरे लाए थे, वो तो पूर्व नियोजित दंगल थी। अरे तो बीते काम इंटेलिजेंस फील्डर की जो बात है, सरकार उसको निपट लेगी। ये दंगाई को सख्ती से बरखा नहीं जाना चाहिए। के तो जीरो है, क्या औरंगजेब का महामंडल करना चाहिए? शर्मा जी आप बताइए, उसकी बात करनी पड़ेगी। दंगाइयों को शिक्षा दंडित नहीं करना चाहिए। अडानी को, मैं तो समझता हूँ कहीं ना कहीं ये जो जमीन अडानी की नजरों में आ गई है, अडानी के लिए सब बफंडर हो रहा है। ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो भाई? पाकिस्तान की भी मीडिया। अच्छा जगदीश जी एक बार सुन ले, एक बार पाठक जी को सुन लेते हैं, एक बार पाठक जी को सुन लेते हैं। जगदीश जी एक बार पाठक जी को सुन लेते हैं, पाठक जी को सुन लेते क्या बोल रहे? हाँ पाठक जी। जगदीश जी को सुनने का धैर्य नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप औरंगजेब से ताल्लुक रखते हो? आज पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया में भी वहां के पाकिस्तान के मुस्लिम भाई कहते हैं कि हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो मुस्लिम भाइयों के परदादा है वो एक ही है, वो औरंगजेब से कोई ताल्लुक नहीं रखते। आपको किस बात का प्यार है?
वो पूर्व नियोजित मामला था। ये पत्थर कहाँ से आई? आज 51 में से 24 लोग उस इलाके के बाहर के हैं, ये उनके आधार कार्ड के एड्रेस के द्वारा सिद्ध हो गया है, इसलिए इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की अच्छा जाएगी। जगदीश जी एक बार सुनिए, एक बार जगदीश जी हो सकता है कि कोई नई जानकारी, जगदीश जी हो सकता है कोई नई जानकारी पाठक जी दे रहे हैं हम। पाठक जी आपने कहा 51 में से 27 लोग हैं, उनके आधार कार्ड के एड्रेस कुछ गड़बड़ है, जरा विस्तार से बताइए क्या है, क्या निकल कर आया इन्वेस्टिगेशन? 51 में से अरे एक बार जगदीश जी सुनिए, ये पता चला है हाँ उनके आधार कार्ड के द्वारा उनका एड्रेस वो नहीं है। फहीम खान ने वही झूठ फैलाया कि कोई हरे कलर का कपड़ा जला दिया है, जो गलत है, और वहीं से वो पूरी आधार दंगल कार्ड चालू हुई थी। नहीं जगदीश जी, आधार कार्ड के जो एड्रेस हैं वो नहीं हैं, तो कहां के एड्रेस है? तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, गलत आधार कार्ड बढ़ रहे इसके अंदर। और सरकार कर क्या रही थी? अगर लगातार इतने मुस्लिम अगर वहां पर गलत आधार कार्ड से रह रहे हैं या कहीं फर्जी पते से रह रहे हैं, हो सकता है कि ये रोहिंग्या हो। सुनो, मैं कह रहा हूं वो उस इलाके में नहीं रहते, बाहर से आए थे वो, इसलिए पूर्व नियोजित है। तो आए थे, तो आए थे मेरे भाई, उसमें से काफी नागपुर के ही है, तुम्हारी जिम्मेदारी लेकिन है उस इलाके में नहीं है, विरोध करते थे। पूर्व नियोजित साजिश थी। संजय जी 51 में से जो 27 लोग पकड़े गए हैं वो 27 लोग बाहर के हैं, बाहर से आए, उनके आधार कार्ड में वो एड्रेस नहीं है। अब जरा इसका स्पष्टीकरण कर दीजिए, क्या कहना है इस पे? मैं इसमें स्पष्टीकरण नहीं कर सकता हूं। अगर इनको ये लगता है कि वो आदमी महल वाले एरिया में नहीं है, दूसरी एरिया से आया है, तो उसको वीजा होना चाहिए था, तो मैं उससे सहमत हूं। वीजा नहीं, पत्थर मारने के लिए उसको लाया गया था। अरे पत्थर मारने के लिए लाया गया, पत्थर मारने के लिए लाया गया, करने के लिए लाया था। बीजेपी के किस पुलिस के ऑर्डर से काम करते हो? सरकार तो आप ही की थी। आपके जमाने में कोई दंगल हुई नहीं? क्या बात कर रहे सहायक जी, आप रिटायर्ड हो गए? नागपुर में जो हो रहा है उसके बारे में बात करिए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं भी नागपुर के विषय में बता रहा हूँ। हाँ, नागपुर का ही मैं बात कर रहा हूँ, नागपुर का बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये मैं बताता हूँ कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इंडिया में, अब आप एक बड़ा अच्छी बात सुन लीजिए, सब लोग के लिए ज्ञान होगा। जी जी बताएं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, मीडिया करती है, पुलिस का रेगुलर स्पोक्स पर्सन नहीं आता है पर्दे पे, और न सरकार के बिहाफ पे कोई बोलता है। हमें ऑथेंटिक ऑफिशियल सोर्स से चाहिए, और वो बताएंगे कितने कहां के थे। और कॉन्स्पिरेसी जो पहले 120B सेक्शन के हिसाब से होता था, तो वो मैं किसी को नहीं बता सकता हूं कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। ये इंफॉर्मेशन होम मिनिस्टर महाराष्ट्र ने भी दी है। वन सेकेंड ये इंफॉर्मेशन असेंबली में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने, सीएम ने दी है। स्पोक्स पर्सन ये अपनी इंफॉर्मेशन जांच के लाता है। रिटायर्ड होने के बाद में आईपीएस अधिकारियों की भाषा अलग हो जाती है, जब वो नौकरी करते हैं। भाषा की बात नहीं, वही भाषा हमारी पहले भी थी, वही भाषा आज भी है। वो तो गूंगी गुड़िया बना देता है। हिमांशु भट्ट जी कुछ कह रहे हैं इस पर, हिमांशु भट्ट जी, उसके बाद मैं शोएब साहब के पास आऊंगा। हाँ हिमांशु जी। अब मुझे सिर्फ इतना कहना है, देखिए मनोज जी, इन्वेस्टिगेशन अभी जो ये बोल रहे थे सहाय सर कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, घटना हुई, वरना घटना ही नहीं होती। अभी जो पकड़े गए हैं उसके बाद जो स्विफ्ट कार्यवाही हो रही है, और उसमें जो पकड़े गए हैं उसमें ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अप टिल नाउ वेयर इट हैज रीच्ड is very clear in Maharashtra Assembly when a Home Minister says that this many people, now I'm saying this very responsibly as a journalist. जी। एक पत्रकार की तरह मैं रिस्पॉन्सिबली कहता हूं कि अगर एक राज्य का गृह प्रधान कहता है कि हमने 51 जो पकड़े हैं उसमें से इतने बाहर के हैं, now that means he is corroborating with that evidence that people from outside were brought in Nagpur to make this stone pelting. If that is the case, अगर ये बात पुरवार होती है तो इसे हम डेफिनेटली एक कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं। अगर नहीं, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर की जो बात हो रही है, इंटेलिजेंस जो अगर सही होता, पहले से पकड़ लिया होता, तो ये जो बंदा है, ये खान जो भी है, फहीम खान या एक्स खान या वाई खान, वो बंदा पहले से पकड़ा गया होता। मगर अगर आप इतिहास देखो नागपुर की, जहां हम बात करते हैं, ये भाई साहब भाजपा वाले हमारे नागपुर से है,
तो नागपुर के अंदर पिछले 50-60 सालों में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि इस प्रकार का कोमवादी दंगा वहां पर हुआ। हालांकि आपको यह जानकर ताज्जुब होगी कि नागपुर एक ऐसी जगह है जहां पर भीम का भी बड़ा वर्चस्व है, जहां पर संघ का भी बड़ा वर्चस्व है, और महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का पावर प्लेस नागपुर है। मैं आज भी आपको कहता हूं कि ये सब डिटी में जाने की बजाय ये दंगे का, ये फसाद का मुख्य कारण ये है, कुछ लोग हमें, हमारे देश को ऐसा कहलवाना चाहते हैं, ऐसा बताना चाहते हैं कि अभी हम जिंदा है। शोएब जी मेरे साथ मौजूद हैं। शोएब जी जवाब, शोएब जी जवाब। देखिए मनोज भाई, ऐसा है कि कोई भी मुल्क सर हो, अगर मजहब पे सियासत करके गद्दी हासिल करना चाहेगा तो सर वो स्टेट नहीं, वो मुल्क भी धीरे धीरे खोखला होगा, और उसके खोखले होने के बाद आम आवाम भी खोखली होगी और मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा। जिस जगह सियासत मजहब की करके इक़्तिदार हासिल किया, चाहे वो कोई हो, वक्ती मामला रहता है, लेकिन मुल्क उससे खोखला हो जाता है। सर देखिए, जो आने वाले कल के मसाइल सोचिए, उस कल से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। सर आप देखिए, इसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड, और खास बॉलीवुड ने जो फिल्म बनाई सर, वो भी खता हुआ है मनोज भाई, गौर करिएगा। सर इस तरह की फिल्में जब बनती हैं और दो समुदाय में टकराव की कोशिश होती है, तो मैं समझता हूँ सेंसर बोर्ड को पास ही नहीं करना चाहिए था। अब आप बताइए सर, हर मजहब हो या हर पार्टी हो सर, चंद उसमें अच्छे भी होते हैं और चंद बुरे भी होते हैं। ये लोग करते क्या है, कोई मामला होता है खामोशी से आते, पत्थर फेंक जाते हैं, कौन है क्या है पता नहीं चलता है, बाद में पूरे समुदाय को भुगतना पड़ता है, चाहे वो हिंदू समुदाय है, चाहे मुसलमान समुदाय, ईसाई समुदाय हो, कोई समुदाय हो। तो मेरी हमेशा गुजारिश रही है कि इससे सस्ती शोहरत पाने के लिए, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे वो कोई समुदाय हो, कम से कम आप इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को झोंक न दीजिए। और मेरी फर्नांडिस जी से बिल्कुल गुजारिश रहेगी कि आप निष्पक्ष जांच करें। और ये डिबेट सर आज आपकी मुझे बहुत खुशी हुई कि मनोज सर बैठे हुए जो आईपीएस है, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी सर कि इसमें कहीं ना कहीं हमारे एजेंसियां, हमारा प्रशासन से चूक हुई, जिन्होंने लापरवाही करी और बड़ा हादसा हो गया। और उम्मीद अब है कि मेरी फर्नांडिस जी से कि ऐसे मामले ना हो। और सर देखिए, एक चीज मैं बताता चलूं सर, कि मुसलमान जो पाकिस्तान जाना था वो चला गया, जो मुसलमान यहाँ पैदा हुआ हमारी तरफ, वो इसी मुल्क के लिए है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चंद मुसलमान अगर कोई गलती करते हैं या चंद हिंदू कोई गलती करते हैं, तो आप आम मुसलमान को, आम हिंदू को उसका खता हुआ न ठहराएं और मंदिर आम पर आकर नेशनल टीवी पर किसी एक समुदाय को टारगेट बना लें। अगर शोएब सिद्दीकी ने कोई गलती की है तो शोएब सिद्दीकी खतावार है, उसके लिए कोई और खतावार नहीं हो सकता मनोज भाई। तो मेरी एक शेर के साथ बात खत्म होगी कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो यह है, लाकर जरा रख दो खाके वतन कफन में। हर मुसलमान का किरदार अपने हिंदुस्तान के लिए हमेशा ये रहा है और हमेशा रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि ये दंगा है, जल्द से जल्द इसको काबू पाया जाएगा और निष्पक्ष जांच होगी। मेरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से भी, हमारे योगी जी की तरह वो भी सख्त कार्रवाई करें, लेकिन निष्पक्ष जांच करें और जो खतावार उन्हीं को करें, ना किसी को परेशान। विश्वास पाठक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही। विश्वास पाठक जी क्या कहेंगे जी सर, शोएब साहब की बात पर क्या कहेंगे? नहीं, शोएब साहब ने बात तो बड़ी अच्छी की, लेकिन उन्हें यह भी कहना चाहिए कि हमें ये जो इसका महामंडल नहीं करना चाहिए औरंगजेब का, वो उन्होंने कहना चाहिए। यहाँ के ऐसे मुसलमान है, जिस प्रकार से नागपुर उन्होंने क्या किया। आज 30 मार्च को कुछ दिनों के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी नागपुर में आने वाले हैं। संघ का मुख्यालय वहां से 1 किलोमीटर के अंतर पे है, इसलिए वो ये दिखाना चाहते थे कि हम नागपुर में ऐसी चीजें कर सकते हैं पूर्व साजिश के साथ में। लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार से हम एक्शन ले रहे हैं, दोबारा इनकी कभी जरूरत नहीं होगी, ये हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कमाल कर रहे हैं, एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि कश्मीर में कोई आतंकवादी फटक नहीं सकता, आतंकवादी घटना नहीं कर सकता, पाकिस्तान डर रहा है, पाकिस्तान कांप रहा है, और यहाँ दूसरी तरफ नागपुर में आप ही खुद ही कह रहे हैं कि नागपुर में संघ का मुख्यालय, मुख्यमंत्री का गैर जला है, और वहां मतलब मुट्ठी भर लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि उन्होंने नागपुर को आग लगा दी। अरे ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये उनको भी पाकिस्तानी बता देंगे, दिनों में देखना है न्यूज़ से। हम किस प्रकार से उनको पेश आते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन लेना शुरू हो गया है। 50 साल तक नागपुर में दंगल नहीं हुई थी, अभी अगले 100 साल तक नागपुर में कभी दंगल नहीं होगी, ऐसा हम उनको पाठ पढ़ाएंगे। जब जब चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी यही काम कराएगी और करा रही है। ये प्रायोजित कार्यक्रम। अभी कौन से चुनाव है? अभी कौन से चुनाव है? अभी तो कोई चुनाव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी मिली है, कोई चुनाव नहीं है यहाँ पे। आप लोग ये मेजोरिटी वाली सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हो। 1992 के दंगल हुए कब कैसे हुए? इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, सिखों का आपने शिरकांड किया, कैसे किया? आप क्या बात कर रहे हो? कांग्रेस को इस मामले में बात करने का कोई अधिकार नहीं है।
हिमांशु जी, नहीं, मैं तो यही आपने देख लिया ना ऑन स्क्रीन, आपने देख लिया पत्रकार महोदय तो यही बात करेंगे कि ये दंगे क्यों होते हैं, इसकी ठोस वजह आपने देख ली स्क्रीन पर, आपने एकदम स्क्रीन पर देख ली। जहां जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं बनता वो भी बीच में आके बोलेंगे। मनोज भाई, देखिए, ऐसा होता है कि जब देश के एक 10-12% समुदाय को आप हद से ज्यादा लेके अपने सर पे बिठाते हो, तब ये स्थितियां निर्मित अरे होती हिंदुस्तान की बात करो, और आज हिंदुस्तान के की बात बदले हुए करो। परिचय में देखिए ये मत करो भाई। ये अभी औरंगजेब पे फिल्म बनी है, पता नहीं ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। देखिए, एक चीज तो है कश्मीर फाइल्स बनी, फिर उसके बाद इमरजेंसी बनी, अब औरंगजेब पर फिल्म बन गई है, फिर कुछ और फिल्में बनती रहेंगी, फिल्में केरला फाइल्स भी बनी थी, बहुत सारी फिल्में बनती रहेंगी। और मुझे लगता है कि कम से कम समाज को यह भी सोचना चाहिए कि इस तरह की फिल्में क्यों बन रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि फिल्म देखने के बाद लोगों में आक्रोश था, तो सबसे बड़ी चीज है कि फिल्म को पर्दे से क्यों नहीं उतरवा दिया गया। यह भी तो इस दंगे का एक बड़ा कारण है। अगर राज्य का मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर रहा है कि फिल्म के कारण लोगों में आक्रोश था, उसके बाद भी पर्दे से नहीं उतर रही है, उसके बाद भी फिल्म चल रही है, क्यों उतरे? क्या गलत दिखाया उसमें? उस फिल्म में गलत क्या दिखाया है? तो मुख्यमंत्री ने क्यों कहा, मुख्यमंत्री ने क्यों कहा? तो दंगे के लिए किसे जिम्मेदार, दंगे के लिए जिम्मेदार किसे माने? विश्वास पाठक जी, दंगे के लिए किसे जिम्मेदार माने? भाई को दंडित किया, संभाजी राज्य को जिस प्रकार से अपमानित किया, वही तो दिखाया। उसमें गलत क्या है? गलत इसलिए उसको पर्दे से उतारने का सवाल ही नहीं आता है। मंजू जी, क्या बात कर रहे हैं आप? तो फिर एक साथ सारी चीजें हटवा दें। इतिहास में क्या क्या हुआ, इतिहास की बात करो, पर बदला लोगे क्या? जाके कब्र में एक साथ सारी चीजें हटवा दें। औरंगजेब की इस देश से जितनी भी निशानी है, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक साथ सबको हटवा दिया जाए, लेकिन गारंटी ये होगी। आपको कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल हटना चाहिए, पाला रखना चाहते हो? बिल्कुल हटना चाहिए विश्वास जी, लेकिन ऐसा ना हो कि औरंगजेब के बाद फिर कोई पात्र आ जाए। ऐसा नहीं हो कि औरंगजेब के बाद फिर कोई पात्र आ जाए और उस पात्र के जरिए राजनीति होने लगे, और उस पात्र के जरिए इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव खराब होने लगे। प्रोजेक्ट किया है वो सब एक्सपोज होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे जितने पात्र इन्होंने छुपा के रखे हैं, जगदीश जी की सरकार ने, उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। जो सत्यता है लोगों तक आनी चाहिए। जगदीश जी की सरकार ने ऐसे तमाम पात्र छुपा के रखे। बहुत बहुत समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस